fit and fine physically as well as mentally. Till now we have discussed so many theories of intelligence like uni or one factor theory, जिसमें इंटेलिजेंस को वन फैक्टर माना गया. अगर किसी में वो वन फैक्टर है तो वो इंटेलिजेंट है, अदरवाइज वो इंटेलिजेंट नहीं है. हाँ, देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि ये सारी इंटेलिजेंस की थ्योरीज दो अप्रोचेस में क्लासिफाइड की गई थी. साइकोमेट्रिक अप्रोच, जिसमें इंटेलिजेंस को एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ बताया गया, और सेकंड थी आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. इसमें प्रोसेसिंग किस तरह हमारे माइंड में किस इंफॉर्मेशन को लेकर होती है ये बताया गया था. जो आपकी टू फैक्टर थ्योरी थी इंटेलिजेंस की, उसमें टू फैक्टर बताए गए थे. एक जनरल फैक्टर था और जो सेकंड फैक्टर था वो था स्पेसिफिक फैक्टर. जनरल फैक्टर में वो कैपेबिलिटी आती है जो सब में कॉमन होती है, वाइल स्पेसिफिक में स्पेशल एबिलिटी आती है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. अब जो नेक्स्ट थ्योरी थी आपकी वो थी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 7 टाइप्स की प्राइमरी एबिलिटीज़ बताई गई थी, जिसमें आपका वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, spatial relations and perceptual speed, word fluency, memory and inductive reasoning आते हैं. जो आपका नेक्स्ट मॉडल था इंटेलिजेंस का वो था हायरार्किकल मॉडल, जिसको प्रपोज किया था ऑर्थर जेनसन ने एबिलिटीज़ के 2 लेवल्स बताए, लेवल 1 एंड लेवल 2. लेवल 1 में इनपुट आउटपुट सिमिलर बताई, जितना हमने सीखा सिर्फ उतना बताया, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया. लेवल 2 में आउटपुट इज़ ग्रेटर देन इनपुट, मीन जितना हमने सीखा उससे कहीं ज़्यादा आउटपुट दिया अपनी क्रिएटिविटी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके. स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में इंटेलिजेंस को 3 डायमेंशंस का बताया गया, ऑपरेशन, contents and products. Now the next theory we will discuss is multiple intelligence theory. Howard Gardner proposed the theory. According to him, intelligence is not a single entity, rather distinct types of intelligence exist. He described 8 types of intelligence. यहाँ पर भी बात हो रही है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर या 7 फैक्टर नहीं, बल्कि बात हो रही है मल्टीपल फैक्टर्स की. इन्होंने 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई है, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस नहीं बोला है, उसको भी बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड कर दिया है कि इंटेलिजेंस इतने सारे टाइप्स की होती है. जैसे पहली लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मीन जो वर्बली बहुत अच्छा है, बोलने में बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ करता है, या वो बहुत अच्छा लिख सकता है, बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकता है, पोएम्स लिख सकता है, स्टोरी सुना सकता है, बुक लिख सकता है, वो उसके पास कौन सी इंटेलिजेंस होगी? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. सेकंड इज लॉजिकल मैथमेटिकल. जैसा कि इसके नेम से ही पता चल जाता है कि जो मैथ्स की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है, या जो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस निकालने में फास्ट हो, कोई मैथ्स की प्रॉब्लम या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जिसको जल्दी समझ आ जाए, या फिर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम को करता हो, लॉजिकल तरीके से करता हो, तो उसके अंदर इस टाइप की इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी. द थर्ड इज स्पेशल इंटेलिजेंस. स्पेशल का मीनिंग है स्पेस का यूज़ करना. जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं जो स्पेस का बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं. ऐसे लोग डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं, डिस्टेंस का आइडिया लगा लेते हैं. नेविगेटर्स होते हैं और जो मेज़ वाली पजल सॉल्व करने में तेज होते हैं. तो इस टाइप की जो इंटेलिजेंस आती है वो स्पेशल इंटेलिजेंस में आती है. द नेक्स्ट इज म्यूज़िकल इंटेलिजेंस. मीन्स जो म्यूज़िक में बेटर होते हैं, सिंगर्स होते हैं या म्यूज़िकल कंपोज़र्स होते हैं, जिनको टोन्स बनानी इजीली आ जाती है और बहुत जल्दी म्यूज़िकल नोट्स को समझ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के पास म्यूज़िकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है. द नेक्स्ट इज़ बॉडीली काइनेस्थेटिक.
मीन जो अपनी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे जिमनास्ट होते हैं या फिर सोल्जर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, ऐसे लोगों का बॉडी कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। सो उसके बेस पर हम कहेंगे कि इनकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। द नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मीन आपस में बातचीत करना, इंटरेक्शन करना, कम्युनिकेशन करना, ऐसे लोगों में किसी के साथ बात करने की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। ये किसी की फीलिंग्स बहुत जल्दी समझ लेते हैं, किसी की बातों से उसके एक्सप्रेशंस को ईजिली समझ लेना। जैसे काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसे लोगों की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसका अपोजिट आता है आपका इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मीन जब आप अपने आप से बहुत अच्छे से बात करते हो, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, अपनी एग्जिस्टेंस का मीनिंग समझ लेते हो, एंड आप क्या करना चाहते हो, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, उसे भी अच्छे से पता कर सकते हो, या फिर अपना गोल बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और जो आपके एक्शंस होते हैं बहुत ही पर्पसफुल होते हैं एंड गोल ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इसका मतलब है ऐसे लोगों की इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। देन यू हैव नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जो लोग नेचर को बहुत ध्यान से समझते हैं और बहुत अच्छे से उसको देख सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं, जैसे बॉटनिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, हंटर्स होते हैं, जिनको पता होता है कि नेचर में किस तरह की सिचुएशन कहाँ मिलेगी और उसको कैसे हैंडल करना है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, नेचर से रिलेटेड। The next theory is triarchic theory of intelligence. This theory was introduced by Robert Sternberg in 1985. According to him, intelligence is the ability to adapt, to shape and select environment to accomplish one's goals and those of one's society and culture. इस थ्योरी में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 चीज़ों की बात की है। इंटेलिजेंस को 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, बट इनका ये मानना था कि कंपोनेंट्स में डिवाइड होने का ये मीनिंग नहीं है कि इंटेलिजेंस अलग अलग लेवल्स पर काम करती है या फिर 1 बाय 1 सीक्वेंस में काम करती है। इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस एक हॉलिस्टिक है जिसमें एक साथ हर चीज़ काम करती है, लेकिन किसी में कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट ज़्यादा होता है तो किसी में कम, लेकिन ये सारे एक ही साथ काम करते हैं। तो स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस को कभी भी स्टेजेस में लेकर नहीं चलते थे कि पहले एक स्टेज होगी फिर दूसरी। जैसे हमने पहली थ्योरीज में पढ़ा था कि यहाँ 1 बाय 1 लेवल्स काम करते हैं इंटेलिजेंस के, बट स्टर्नबर्ग का ये मानना था कि स्टेजेस नहीं हैं, कोई भी लेवल्स नहीं हैं इंटेलिजेंस के, ये सारा एक साथ काम करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के अंदर एक एबिलिटी ज़्यादा है तो दूसरे में वो एबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, एंड देयर आर ओनली 3 एबिलिटीज़ जिनको मिला जुला कर एक इंटेलिजेंस बनती है। इनकी ये थ्योरी 1985 में आई थी और इनकी जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की वो है द एबिलिटी टू अडेप्ट, टू शेप एंड सेलेक्ट इन्वायरमेंट टू अकॉम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ वंस सोसाइटी एंड कल्चर। इट मीन्स कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में किस तरह से अपने आप को एडॉप्ट करते हो, या फिर इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेते हो, या फिर एक अच्छा इन्वायरमेंट अपने लिए ढूंढ लेते हो। सो यहाँ तीनों चीज़ें किसके बारे में हैं? इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट में आपके आसपास के सराउंडिंग्स, ये सारी चीज़ें उसी से मैटर करती हैं। आप कहाँ पर हो, आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, आपका गोल भी आपके सराउंडिंग्स पर ही डिपेंड करता है। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको जॉब चाहिए, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो वो इन्वायरमेंट है। इधर आप उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर लो ताकि आप अपना गोल अचीव कर लो, या फिर आप उस एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग एडॉप्ट कर लो।
अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हो तो एनवायरनमेंट को चेंज कर लो। इसके लिए आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस टाइम स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो आपने क्या किया, अपने गोल को अचीव करने के लिए ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ आपने इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लिया, बिकॉज आपको अपना गोल अचीव करना है। सो अगर आपको अपना गोल अचीव करना है देन या तो इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लो या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लो। और तीसरा है, आप खुद के लिए एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल हो। बट तीनों में बेसिकली आपको करना क्या है, एंड में अपना गोल अचीव करना है। तो इनका इंटेलिजेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है कि जितनी भी एबिलिटीज़ होती हैं एडेप्ट, शेप या सिलेक्ट करने की, उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब इन्होंने इस थ्योरी को 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि ये कह रहे हैं इंटेलिजेंस के अंदर 3 अलग अलग चीज़ें काम करती हैं, किसी के अंदर कोई चीज़ एंड किसी के अंदर कोई चीज़। सो इनकी ट्रायर्किक थ्योरी का जो पहला कंपोनेंट है वो है कंपोनेंशियल और एनालिटिक स्किल। कंपोनेंशियल और एनालिटिक इंटेलिजेंस इज द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स and it has 3 parts: knowledge acquisition component, the meta and the performance component. It means how behavior is generated. इसमें आपकी जो इंटेलिजेंस है वो किस लिए काम करती है, एनालिसिस ज़्यादा करती है कि कैसे एक इंटेलिजेंस बिहेवियर जनरेट करता है। सपोज कोई प्रॉब्लम आपको दे दी है किसी ने सॉल्व करने के लिए, तो आप उस प्रॉब्लम को लेकर एनालिसिस कर रहे होते हो बैठकर कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। एंड यू नो वेरी वेल दैट एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स सॉल्यूशन। तो आपका माइंड उस चीज़ में कितना अच्छा है कि आप उस प्रॉब्लम का कोई एक सॉल्यूशन निकाल कर रख सको। सो दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिक इंटेलिजेंस। जिन लोगों की इंटेलिजेंस अच्छी होती है, जो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उनके अंदर एनालिटिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करते हैं या फिर वो पजल सॉल्व करने में अच्छे होते हैं। आप उनको कोई पजल दे दो, मेज़ दे दो या कोई कंफ्यूजिंग सी प्रॉब्लम दे दो, तो वो उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट are what we use to deal and store new information. Meta means higher perspective and the performance component mean जो भी हमने acquire किया उसको perform करना। The next component is contextual intelligence. It involves the ability to deal with environmental demands encountered on a daily basis. It may be called street smartness. ये contextual और practical intelligence है। contextual मीन कंटेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है और प्रैक्टिकल मीन्स आपको डेली रूटीन, आपकी डेली लाइफ मीन कोई भी सिचुएशन आपके सामने आने पर आपने प्रैक्टिकली सोचकर उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। ये प्रैक्टिकली इन्वायरमेंटल डिमांड्स के साथ डील कर लेते हैं एंड ऐसे लोगों को स्ट्रीट स्मार्ट भी बोला जाता है। मीन जो डेली रूटीन लाइफ में बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं, रेगुलरली अपने रूटीन वर्क को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बिजनेस स्मार्ट वो लोग होते हैं जिनको प्रैक्टिकली अपना बिजनेस हैंडल करना आता है। ऐसे लोग अपॉर्चुनिस्ट कहलाते हैं। ये लोग जानते हैं कि दूसरों से कैसे फ़ायदा निकालना है या बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, तो ऐसे लोग बिजनेस स्मार्ट कहलाते हैं। कंटेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आपको एक सिचुएशन से आपको इफ़ेक्टिवली बाहर निकलना होता है अपना गोल अचीव करने के लिए। द लास्ट कंपोनेंट इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव लर्निंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू experience. It is associated with using existing knowledge and skills in order to deal with new problems or situation.
The another name of experiential intelligence is creative learning. एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस वाले पर्सन बहुत क्रिएटिव होते हैं एंड ये प्रॉब्लम्स के नए नए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. ऐसे लोगों के पास एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं. तो ये जो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस वाले या क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं, ये लोग एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं और वो ये सारे सॉल्यूशन एक्सपीरियंस के बेस पर निकालते हैं. नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज पास्ट थ्योरी. The full form of this theory is planning, attention, arousal and simultaneous successive theory of intelligence. This theory proposed by J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby in 1994. According to this theory, intellectual activity involves the interdependent functioning of the three neurological systems called the functional units of brain. These units are responsible for arousal, attention, coding or processing and planning respectively. This model is very important. इसमें उन्होंने कुछ प्रोसेसेस की बात की है. बेसिकली इनको हम फंक्शंस, बेसिक यूनिट्स ऑफ ब्रेन बोलेंगे, प्रोसेसेस नहीं. बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस ही हैं, लेकिन यहाँ जो इन्होंने अलग अलग 4 चीज़ें बताई हैं, प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव, बेसिकली ये फंक्शंस यूनिट्स ऑफ ब्रेन हैं. और आपको ये याद रखना है कि पास मॉडल जेपी दास, नेग्लेरी एंड कर्बी का है, जो 1994 में दिया था. तो इसमें वैसे तो ये मॉडल प्लानिंग से स्टार्ट हो रहा है, फिर अटेंशन है, फिर अराउजल है, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव है. बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली स्टार्टिंग होती है इसमें अटेंशन एंड अराउजल से. सो व्हाट इज अटेंशन एंड अराउजल? अटेंशन एंड अराउजल इनेबल्स अ पर्सन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन. यहाँ अटेंशन अराउजल का क्या मीनिंग है कि जब आपका ध्यान किसी चीज़ पर जाता है, आपकी अटेंशन जाती है किसी चीज़ के ऊपर, तो आप एकदम से अराउज हो जाते हैं. अराउज मीन एक्टिव हो जाते हैं, उसके बारे में सुनने लगते हैं, आप उसको देखने लग जाते हो, आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर चला जाता है. जैसे अगर आपकी क्लास में कभी टीचर किसी टेस्ट को अनाउंस करती हैं, तो आप एकदम से अराउज हो जाते हो, आपका पूरा ध्यान उस पर चला जाता है. अटेंशन एंड अराउजल एक साथ काम करते हैं. जब हम अराउज होते हैं तभी हम किसी चीज़ पर टेंशन देते हैं. अगर आप अराउज नहीं हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो, तो आप ध्यान नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपका जो माइंड है वो लॉस्ट रहेगा किसी भी चीज़ पर. लेकिन अगर हमारे सामने कोई ऐसा स्टिमुलस आ जाता है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो हम एकदम से अराउज होकर उस पर अटेंशन देने लग जाते हैं. सो अराउजल होते ही अटेंशन जनरेट होती है. देयर इज़ अ वर्ड इन योर बुक, ऑप्टिमल अराउजल. इट मीन्स ना तो अराउजल टू मच ही होना चाहिए, ना ही टू लेस होना चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा अराउज या एक्टिव हो जाएंगे तो भी अटेंशन जनरेट नहीं कर पाएंगे. और इन द सेम मैनर अगर आप बहुत कम अराउज होंगे तो भी अटेंशन नहीं दे पाएंगे. इसीलिए अराउजल कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमल होना चाहिए. एक ऐसा अराउजल लेवल होना चाहिए जिससे आपकी अटेंशन डायरेक्ट किसी चीज़ पर जाए. सो too much arousal or too less arousal interfere with your attention. Understood? अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है आपका simultaneous and successive processes. What is simultaneous process? It takes place when you perceive the relations among various concepts and integrate them into a meaningful pattern for comprehension. And the successive process, it takes place when you remember all the information serially so that the recall of one leads to the recall of another. Learning of digits, alphabets, etc. are examples of successive processes. जब हम किसी चीज़ पर अटेंशन पे करते हैं तो उसका मोटिव होता है कि हम नॉलेज गेन करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में. सो अटेंशन के बाद हमारा माइंड उस इंफॉर्मेशन
को साइमल्टेनियस सक्सेसिव तरीके से नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किस पर आपका ध्यान अचानक से चला गया है। सो यहाँ पर एनकोडिंग होती है, ट्रांसफॉर्मिंग होती है, रिटेंशन होती है। एनकोडिंग में क्या होता है? एनकोडिंग में हम ये देखते हैं कि किस बारे में बात हो रही है, हमारे माइंड में वो चीज़ें एनकोड होती हैं। हमारा माइंड बताता है कि किस बारे में बात हो रही है, फिर हम उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। मीन आप अपने आप को समझाते हो कि अच्छा इस प्रॉब्लम को लेकर बात हो रही है या इस टॉपिक को लेकर बात हो रही है और ये मुझसे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप उसे क्या करते हो? रिटेन करते हो। रिटेन का मीनिंग क्या है? ये कोशिश करना कि आप उस बात को याद रखें क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रिटेन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो बात आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी तो आपने उस बात पर अटेंशन पे की है। अब ये तीनों चीज़ें एनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिटेनिंग 2 वेज से कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड है आपका साइमल्टेनियस मेथड। इसमें हम चीज़ों में आपस में रिलेशन ढूंढ लेते हैं। जो काम आपको करना है और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसका क्या रिलेशन है। जैसे आपकी टीचर ने टेस्ट के लिए बोला तो आपको उस टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप दोनों चीज़ों में क्या करेंगे? रिलेशन निकालते हैं। तो उसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस वे उस इंफॉर्मेशन को लेने का। अब सक्सेसिव वे क्या है? Successive process, it takes place when you remember all the information serially so that the recall of one is the recall of another. Learning of digits, alphabets, etc. are examples of successive process. इस वे में सीक्वेंस में लगाना होता है। जब हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में लगते हैं, जैसे क्लास में आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उस इंफॉर्मेशन को 1 बाय 1 सीक्वेंस में अपने माइंड में स्टोर करेंगे ताकि वो सीक्वेंस वाइज आपको याद रहे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सेल फोन नंबर है, वो आप किस तरह से याद करोगे? सीक्वेंस में। सो या तो आप रिलेशनशिप बनाकर याद करते हो या फिर सीक्वेंस बनाकर। जो लास्ट आपका इसका पॉइंट है वो है आपकी प्लानिंग। दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस। इट अलाउज us to think of the possible courses of actions, implement them to reach a target and evaluate their effectiveness. जब हमें ये बात पता चल जाती है कि हमें क्या करना है, कितना करना है, एंड उसके बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन भी गैदर कर ली, तो फिर आता है प्लानिंग कि किस तरह से उसको अप्लाई करना है। सो इसके लिए आप पॉसिबल वेज ऑफ एक्शंस ढूंढते हो, फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हो।